दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे, अमेरिका ने खारिज किए दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे। तो आज के हमारे डिस्कशन में शामिल होगा दक्षिण चीन सागर, अमेरिका का इस पूरे क्षेत्र को लेकर के क्या उसके हित हैं, चीन के मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र को लेकर के, आसियान को लेकर के एक बात करेंगे और भारत के इस पूरे सिनेरियो में क्या हित जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। तो न्यूज़ है, यूएस रिजेक्ट्स चाइना मैरीटाइम क्लेम्स, कॉल फॉर आसियान एक्शन ऑन म्यांमार। तो यूएसए ने जो चीन के दक्षिण चीन सागर को लेकर के जो दावे हैं उनको खारिज किया है। साथ ही आसियान से यह गुजारिश की है कि वह म्यांमार की स्थितियों को लेकर के कोई कदम उठाए या फिर इन स्थितियों पर अपने रुख को स्पष्ट करे। तो चूंकि यह पूरा विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंध के खंडों से जुड़ता है, इसलिए इसे हम जीएस पेपर 2 में शामिल करेंगे। तो न्यूज़ को विस्तार से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और फिर हम आगे बात करेंगे। तो अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हाल ही में एक बयान जारी करके कुछ जानकारी दी है। एंटोनियो ब्लिंकन जी का कहना है कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चीन के अवैध जो समुद्री दावे हैं उनको खारिज किया है। इसके अलावा आसियान देशों से म्यांमार की स्थितियों पर एक्शन लेने का अनुरोध किया है, ये हमने डिस्कस भी किया। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ बातें कही हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि म्यांमार में जो अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में लिए गए लोग हैं उनकी रिहाई के लिए आसियान को मांग करनी चाहिए। इसके अलावा आसियान और म्यांमार के बीच में एक बैठक हुई थी वर्चुअल स्तर पर। उस बैठक में म्यांमार और आसियान के बीच में जो स्थितियां म्यांमार में हैं उनको लेकर के भी बातचीत हुई। आसियान ने हालांकि इस बारे में उनसे कहा भी कि एक 5 सूत्री लगभग समझौते पर दोनों लोग पहुंचे और जिसके मुताबिक म्यांमार में पूर्व की स्थितियां, जो लोकतांत्रिक स्थितियां बहाल करने की बात थी, जो लोग वहां पर बंदी बनाए गए हैं उनको रिहा करने की बात थी, राजनीतिक बंदियों को। इसके अलावा उन्होंने वहां पर एक शांति दूत को भी भेजने के लिए कहा था, एक विशेष दूत की नियुक्त करने की बात कही थी। तो जब से म्यांमार में तख्ता पलट की स्थितियां बनी हैं फरवरी के बाद से, उसके बाद से यूएस ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया हालांकि कुछ समय पहले दी थी, लेकिन यूएस में डिप्लोमेट्स के अंतर्गत एक मांग उठती रही कि यूएस आसियान को लेकर के अपना कुछ रुख स्पष्ट करे या फिर आसियान से ऐसी कोई बात कहे। आसियान जो कि दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये दबाव चूंकि यूएस की तरफ से जब आसियान के ऊपर आएगा तभी वे इस मुद्दे पर खुल करके बात करेंगे, क्योंकि तख्ता पलट के बाद से ऐसी स्थितियां देखी गई थी कि आसियान के देश स्पष्ट रूप से अपना एक रुख नहीं दिखा पा रहे थे कि वे म्यांमार को समर्थन दे रहे हैं या उसके विरोध में हैं। क्योंकि म्यांमार भी आसियान का एक हिस्सा है, आसियान का एक मेंबर कंट्री है, ऐसे में यह स्थितियां और बिगड़ रही थी। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे कि यूएस ने ये बात कही है। तो आज के हमारे डिस्कशन में जो पॉइंट शामिल होंगे उनमें होगा साउथ चाइना सी 9 लाइन की अवस्थिति, जिसको लेकर के चीन अपना दावा करता है। मेकोंग नदी विवाद को लेकर के भी यूएसए ने बात कही है कि जो देश मेकोंग नदी से संबंधित हैं और चीन की जो आक्रामक नीतियां हैं उनकी वजह से जल की वहां पर दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं, नदी के जल को लेकर के, तो यूएस इनका समर्थन करता है। इस वजह से मेकोंग नदी के बारे में भी हम समझेंगे। म्यांमार की स्थितियों की बात करते हुए आसियान की वहां पर भूमिका को समझेंगे। एक निष्कर्ष के तौर पर देखेंगे कि भारत की यहाँ पर क्या भूमिका हो सकती है या भारत के लिए यह पूरा क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, और एक सवाल रहेगा जिसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साउथ चाइना सी को। तो साउथ चाइना सी नाम से ही स्पष्ट है, दक्षिण चीन सागर यानी चीन के दक्षिण में मौजूद एक समुद्री क्षेत्र। तो ये पूरा जो समुद्री क्षेत्र है उसको लेकर के चीन ने इस पूरे रेड सेक्शन में जिसे आप देख रहे हैं इस पर अपना दावा किया हुआ है। और यह खबर आज की नहीं है, खबर काफ़ी वर्षों से, कई वर्षों से चर्चा में बनी हुई है। तो जो ये दावा है, इस दावे की वजह से जो बाकी के देश हैं जो इस समुद्र की सीमा को साझा करते हैं उनके यहाँ पर हितों को लेकर के टकराव उत्पन्न हो चुका है। इन देशों में प्रमुख रूप से वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और ताइवान भी एक स्तर पर हम कह सकते हैं इसमें सम्मिलित है। तो अब यहाँ पर चीन का दावा है कि वह यहाँ पर एक काल्पनिक 9 की एक लाइन के आधार पर यहाँ पर जो क्षेत्र में द्वीप मौजूद हैं उन पर अपना दावा करता है। चीन के दावे ऐतिहासिक हैं। चीन ने कहा है कि वह लगभग 2000 साल पहले से जो चीन का हान राजवंश था उसने यहाँ पर इन द्वीपों की खोज की थी।
इसके अलावा जो 9 डैश लाइन की संकल्पना है, अभी हम उसके बारे में ही बात करते हैं। मैप में देख लेते हैं इस 9 डैश लाइन को। तो यहाँ पर ब्लू कलर में आपको जो लाइन दिख रही हैं डैश करके, ये लाइंस यहाँ पर काल्पनिक रूप से चीन ने कहा है इस क्षेत्र, इस लाइन के अंदर का जो भी क्षेत्र है वह चीन के संप्रभुता में आता है। यानी यहाँ पर मौजूद जो आइलैंड्स है जैसे स्प्रेटली आइलैंड या फिर पारासेल आइलैंड, इन पर मुख्य रूप से चीन का ही प्रभुत्व होगा। और चूंकि यह प्रभुत्व का दावा ऐतिहासिक है, इस आधार पर चीन ने यहाँ पर कब्जा करने की स्थितियाँ बनाई है। इन्होंने वहाँ पर कई तरीके से अपनी आर्मी को भी डिप्लॉय करने के कई प्रयास किए हैं, जिस पर फिलीपींस ने आपत्ति भी की थी या अन्य देशों ने भी आपत्ति जताई है यूनाइटेड नेशंस में। जो एक कन्वेंशन है यूएन क्लॉज उसको बोलते हैं, यह समुद्री एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 1982 में इसे साइन किया गया था कई देशों के द्वारा। तो इस संधि के मुताबिक जो क्षेत्र है यहाँ पर, इसमें सभी देश अपना एक स्तर तक जाकर के समुद्री सीमा में दावा कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे EEZ बोलते हैं, यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 नॉटिकल मील तक समुद्री सीमा को किसी देश की एक संप्रभुता या फिर वहां तक उसके अधिकार क्षेत्र का दावा करता है, वह यहाँ पर इन चीन के द्वारा जब दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार जताया गया है तो यहाँ पर दिक्कत शुरू हुई है कि अब अगर पूरा क्षेत्र चीन का हो जाएगा तो वियतनाम या फिर मलेशिया या फिर ब्रुनई जैसे देश यहाँ पर किस क्षेत्र तक अपना अधिकार जता पाएंगे। और चीन की वहाँ पर इसके पहले भी कई गतिविधियाँ ऐसी देखी गई कि उन्होंने फिलीपींस या फिर अन्य देशों के मछुआरों या अन्य लोगों को वहाँ पर एक तरीके से रोकने का प्रयास किया या फिर उनको अन्य तरीके से वहाँ से हटाने की गतिविधियाँ चलाई। जो 9 डैश लाइन की यहाँ पर इन्होंने संकल्पना लाई है, यह संकल्पना पहले 11 डैश लाइन की मानी जाती थी। 1935 में इन्होंने एक मैप जारी किया था जिसमें इन्होंने आइलैंड्स और कुछ क्षेत्रों को अपने 11 डैश करके इस तरीके से लाइंस के मुताबिक अपना क्षेत्र घोषित किया था। 1949 में जा करके चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने गल्फ ऑफ टोंकिन से यहाँ पर मौजूद जो खाड़ी है वहाँ से अपना दावा लगभग छोड़ दिया, जिसके बाद से इस लाइन को 2 डैश हटा करके 9 डैश लाइन कहा जाने लगा। तो यह भी एक फैक्ट है, इसे आप याद रख सकते हैं। तो ये तो हुई इसकी बात जो चीनी दावा है संप्रभुता का उसको लेकर के। अब इस क्षेत्र का जो महत्व है वह महत्व समझना बहुत जरूरी है कि दक्षिण चीन सागर को लेकर के इतना विवाद क्यों है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दक्षिण चीन सागर का यह जो क्षेत्र है यह प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है, इसे एक मार्जिनल सी कहते हैं। तो मार्जिनल सी दरअसल एक ऐसा समुद्री क्षेत्र होता है जो चारों तरफ से कई सारे द्वीपों या फिर महाद्वीपों से घिरा होता है और उसके कुछ ही क्षेत्र यानी कुछ ही स्तर पर वह एक प्रमुख महासागर से जुड़ता है। तो यह चूंकि इन सारे द्वीपों से और क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है या घिरा हुआ है, इस वजह से इसे मार्जिनल सी कहते हैं। तो यहाँ से यह जो रूट है यह व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से कई सारे जहाज या समुद्री जहाज यहाँ से गुजरते हैं, अभी हम उनकी बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो स्ट्रेट हैं जैसे मलक्का स्ट्रेट या फिर अन्य स्ट्रेट मौजूद हैं, वह भी समुद्री व्यापार प्रदान करते हैं। तो इस क्षेत्र से जो व्यापार है वह होकर के आगे हिंद महासागर से और फिर रेड सी से होकर के यूरोप तक जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र पर अपना दावा करना चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर चीन का दावा अन्य देशों के लिए चुनौती है कि इस क्षेत्र पर अगर चीन की संप्रभुता हो गई तो वैसे ही चीन की जो आक्रामक नीतियां हैं वह अन्य देशों के लिए या क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। अब इस क्षेत्र पर भी दावा करना अन्य देशों के लिए दिक्कत वाला मामला बन सकता है। इसीलिए यूएसए ने भी इस मुद्दे पर अब खुल करके बातचीत शुरू की है। हालांकि पहले भी यूएस की नीति इस क्षेत्र में लेकर के चीन के समर्थन में नहीं रही है। ठीक है, अब हम अगर ट्रेड की बात कर ही रहे हैं तो एक बार ट्रेड के रूट को समझ लेते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से 2016 का डेटा बताता है कि लगभग 3.4 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ से व्यापार हुआ। ये है मलक्का स्ट्रेट, ये है सुंदा स्ट्रेट और ये है लोम्बोक स्ट्रेट। तो सबसे जो छोटा यहाँ से व्यापार का रास्ता है वह है मलक्का स्ट्रेट से। अगर मलक्का स्ट्रेट को बंद कर दिया जाएगा तब जो दूसरा रास्ता बचता है वह है सुंदा स्ट्रेट से। अगर मलक्का और सुंदा दोनों स्ट्रेट को बंद कर दिया जाए
तो जो रास्ता निकलेगा वह जाएगा लोम्बोक स्ट्रेट से, एक यहाँ से जा सकता है और एक यहाँ से भी जा सकता है। अब अगर चीन का इस क्षेत्र पर कब्जा हो जाता है और ये सभी स्ट्रेट बंद हो जाती हैं, ऐसे में जो रास्ता निकलेगा वह बहुत ही लंबा होगा। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया को घूम करके ही जाएगा। तो एक बहुत लंबा रास्ता यहाँ से जो जहाज होंगे उनको तय करना पड़ेगा, जिससे शिपिंग की कीमतों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पर। ट्रेड की हम बात करें तो आंकड़ों को देखते हैं। साउथ चाइना सी से जो ट्रेड है उसमें चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चीन का हिस्सा यहाँ पर लगभग 21.9% चीन की ही वेबसाइट के मुताबिक यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो हिस्सा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले व्यापार का है, और यहाँ पर जो देश दिखाए गए हैं ये प्रमुख रूप से इस ट्रेड के भागीदार हैं। तो ये पूरा एक ड्रॉ है जहाँ पर आप इन देशों को इन कलर के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे ये हिस्सा साउथ कोरिया का है, ये हिस्सा व्यापार का सिंगापुर का है, ये हिस्सा हांगकांग का है, इसी तरह अन्य आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई व्यापार की बात। अब हम बात करते हैं मेकोंग नदी के जल विवाद को लेकर के। तो मेकोंग नदी चूंकि एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है और एक बड़ा क्षेत्र तय करती है। यह नदी कई देशों से जुड़ती है, जैसे चीन के बाद म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से। तो चीन से निकल करके वियतनाम से होती हुई आगे जाने वाली यह नदी एक अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की ओर बहती है। यहाँ अप स्ट्रीम का मतलब हुआ ऊपरी हिस्सा, डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ बहता हुआ बहाव की दिशा में नीचे वाला हिस्सा। तो पानी चूंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे में अगर चीन के जो डैम प्रोजेक्ट हैं वे बढ़ते ही जा रहे हैं और डैम बनाते जाने से निचले क्षेत्रों में पानी की कमी देखने को मिल रही है। तो इस वजह से यूएस ने इस क्षेत्र में जो ऐसी चुनौतियां आ रही हैं उसको लेकर के यहाँ पर इन देशों का समर्थन करने की बात कही है, जिसमें प्रमुख रूप से कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड शामिल हैं। मेकोंग नदी चूंकि इस क्षेत्र के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ऐसे में इस नदी में जल की कमी होना इन देशों के लिए चुनौती भरा मामला है। ये कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं जून 2020 के। इसमें जो ब्लैक कलर का आप डॉट देख रहे हैं यह ऑपरेशनल डैम्स की बात करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे डैम्स उन्होंने बनाए हुए हैं। ये जो व्हाइट कलर का आप एरिया देख रहे हैं ये प्लान्ड डैम्स है, यानी इन पर काम शुरू होगा, और रेड कलर वाला अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इतने सारे डैम जब बन जाएंगे तो निचले क्षेत्रों में स्वाभाविक सी बात है कि पानी में कमी आएगी। तो पानी को नियंत्रित करने की जो चीन की नीति है वह इस समय काफ़ी ज़्यादा देशों के लिए चिंता बनती जा रही है। तो जो पूरा एक डोमिनेंस है चीन का इस पूरे क्षेत्र में अन्य देशों के सामने, उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से यूएसए ने हाल ही में ऐसे कुछ वक्तव्य दिए हैं। अब हम बात करते हैं म्यांमार की स्थितियों के बारे में। तो फरवरी के बाद से जब से म्यांमार में सैन्य शासन स्थापित हुआ है तब से लोग आसियान देशों की तरफ या आसियान ग्रुप की तरफ आशा की उम्मीद से देख रहे हैं कि आसियान का इस जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको लेकर के क्या रुख है। तो शुरुआत से तो आसियान इस बात को लेकर के खुद ही अस्पष्टता की स्थिति में रहा है। कुछ देश इसके विरोध कर रहे थे इस स्थितियों का, कुछ देशों ने ऐसा कोई विरोध खुल करके नहीं किया, लेकिन हाल की स्थितियों में जो समझौते हुए हैं उनको लेकर के अब यूएस का दबाव आसियान पर बनना एक तरीके से आसियान को इस दिशा में प्रेरित करेगा कि उन्हें जो म्यांमार की गतिविधियां हैं उस पर रोक लगाने या उनसे इस जो सत्ता परिवर्तन हुआ है इसको वापस से ठीक करने के लिए कुछ कड़े नियम बनाने के लिए कहता है। ऐसे में अब आसियान देशों के लिए देखना होगा कि ये कैसे उस पर दबाव बनाते हैं या बना नहीं पाते हैं। जो भी स्थितियां बनेगी वे आगे हम देखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि आसियान में कौन कौन से देश शामिल हैं। आसियान में 10 इसके सदस्य देश हैं, जिसमें म्यांमार भी शामिल है। ऐसे में इस संगठन के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि सदस्य देश के खिलाफ ही कैसे एक रेजोल्यूशन या कोई अन्य प्रतिक्रिया दें। इसके अलावा इसमें थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और फिलीपींस इसके अन्य सदस्य देश हैं। इस वक्त 2021 में इसकी जो भी कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका आयोजन जो करने के लिए जो अध्यक्ष तय किया जाता है वह इस वक्त ब्रुनेई है। और ब्रुनेई ने 2021 के लिए जो अपना एक मोटो रखा है या आदर्श वाक्य कह सकते हैं वह है वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। यानी हम चिंता करते हैं, यानी हम केयर करते हैं, हम तैयार हैं और हम समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। तो जब वी केयर और
ऐसी कोई बात आती है, ऐसे में म्यांमार में ऐसी स्थितियां बनना अपने आप में एक चुनौती खड़ी करता है आसियान के सामने, आसियान देशों के सामने, कि कैसे इसको ये टैकल करते हैं। वी केयर का जो अर्थ है वह यही है कि जो वहाँ की जनता के ऊपर जिस तरह के अत्याचार देखने को मिल रहे हैं उसकी केयर कैसे की जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके निहितार्थ क्या है पूरे टॉपिक के। तो अब तक पूरे डिस्कशन के हिसाब से आप समझ ही रहे होंगे कि यह जो पूरा मामला है दक्षिण चीन सागर का, या फिर हम कहें कि दक्षिण पूर्वी एशिया का जो पूरा मामला है, यहाँ पर चीन का डोमिनेंस, म्यांमार की स्थितियाँ, आसियान का यहाँ पर अपना जो प्रभुत्व है, या फिर चीन को एक तरीके से हम कहें प्रतिसंतुलित करने के लिए आसियान कैसे कार्य कर सकता है, भारत की क्या स्थिति हो सकती है, इन सभी मुद्दों को ये टॉपिक एक साथ समायोजित करता है। तो यूएस ने यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करते हुए एक नई वापस से एक अप्रोच को अपनाते हुए हमें यूएसए दिख रहा है, जो बहुपक्षीय सहयोग की नीति हमें दिखती है। कुछ समय पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तब इस नीति पर बेहतर तरीके से काम होते हुए नहीं दिख रहा था, लेकिन जो बिडेन ने अब इस बात को स्पष्ट किया है कि ये बहुपक्षीय सहयोग की दिशा में काम करना चाहते हैं। यहाँ बहुपक्षीय सहयोग का मतलब हुआ यूएस अब अकेले किसी चीज़ में, किसी क्षेत्र में जाकर के डोमिनेंस ना दिखा करके वहाँ पर मौजूद जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं उनके आधार पर ही संतुलन क्षेत्र में बनाने का प्रयास करेगा। यही प्रयास हमें अब बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से देखने को मिल रहा है। जिस तरह से यूएसए ने म्यांमार को प्रतिसंतुलित करने के लिए आसियान से कहा है या दबाव बनाने के लिए बात कही है, इसके अलावा भारत के लिए भी यहाँ पर यह मुद्दा किस तरीके से सामने आता है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि चीन का दक्षिण चीन सागर पर बढ़ता प्रभुत्व भारत के लिए अपने आप में एक चुनौती है। वहाँ से होने वाला व्यापार, भारत का डायस्पोरा कई सारे साउथ ईस्ट एशिया के देशों में मौजूद है, तो अगर चीन का वहाँ पर प्रभाव बढ़ेगा तो भारत को उन क्षेत्रों में अपने डायस्पोरा या अन्य देश की या क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदारी उठानी होगी। ऐसे में सरकार को यह प्रयास करना होगा कि वहाँ पर मौजूद अपने लोगों को या क्षेत्र की स्थिरता के लिए भारत भी एक सकारात्मक रूप से प्रयास करे, या इस तरह के किसी मुद्दे में स्पष्ट रूप से अपनी बात रखे, तभी ये सारे मुद्दे सॉल्व होते हुए दिखेंगे। हालांकि म्यांमार में भी भारत के बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। म्यांमार या फिर आसियान देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति का भी हिस्सा है। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में संतुलन या फिर स्थिरता होना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा इस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन। अब हम बात करते हैं आज के सवाल पर। तो सवाल है, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभुत्व क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियां पैदा कर रहा है? इससे निपटने में अमेरिका की बहुपक्षीय सहयोग की रणनीति कितनी कारगर साबित हो सकती है? चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, पूरे डिस्कशन के आधार पर आप इसका अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल डिस्कशन। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।